Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said good-bye and thank you, and thereupon each went his own way. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ओल्ड मैन था वो पेडलर को अपने कॉटेज में रुकने देता है और वो दोनों डिनर करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। फिर अगले दिन जब दोनों आदमी सुबह उठते हैं तो मौसम अच्छा होता है। तब ओल्ड मैन काफी जल्दी में होता है क्योंकि उसे अपनी काऊ का मिल्क निकालने जाना था और पेडलर सोचता है कि जब इस घर का ओनर ही यहाँ से बाहर जा रहा है तो उसका रहना ठीक नहीं है, इसीलिए वो भी उठ जाता है और ओल्ड मैन के साथ घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद क्रॉफ्टर यानी कि ओल्ड मैन घर को लॉक कर देता है और पेडलर भी ओल्ड मैन को थैंक करके वहां से चला जाता है। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, struck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, at the first he dared not to continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. तो कुछ आधे घंटे के बाद वो पेडलर वहां पर वापस आ जाता है और विंडो को तोड़ देता है और हाथ अंदर डाल के उस लेदर पाउच को उठा लेता है जिसमें कि 30 क्रोनर्स रखे हुए थे और वो उसमें से उन पैसों को निकाल के अपनी पॉकेट में रख देता है और उस पाउच को वापस वहां पर वैसे ही रख देता है जैसे वो पहले था और वहां से चला जाता है। फिर जब वो वहां से जा रहा होता है और उसकी पॉकेट में मनी होती है तो वो बहुत प्लीज्ड लग रहा होता है यानी कि खुश लग रहा होता है और वो सोचता है कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है और उसको अपने आप में प्राउड फील हो रहा होता है। फिर वो सोचता है कि वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे हो सकता है कि कुछ खतरा हो, इसलिए वो रोड से हट के वुड्स में चला जाता है यानी कि जंगल की तरफ चला जाता है। During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked, without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तो जो पहले के कुछ घंटे थे तब तो वो पेडलर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है, पर फिर बाद में उसकी हालत खराब हो जाती है और वो फॉरेस्ट बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग होता है। वहां के रास्ते ट्विस्टेड थे, इसीलिए वो पेडलर चलते चलते थक जाता है और फिर वो रियलाइज करता है कि इस फॉरेस्ट के रास्ते इतने ज्यादा अजीब हैं,
इसीलिए वो वापसी उसी जगह आ गया है जहां पर वो कुछ देर पहले था, और इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो फिर तभी एकदम से वो पेडलर अपने थॉट्स को याद करता है, जो वो सोचता है इस वर्ल्ड और रैट ट्रैप के बारे में। और जैसा वो दूसरे आदमियों के बारे में सोचता था, तो उसे लगता था कि अब उसकी भी बारी आ गई है, और वो इस चीज को समझ गया था। वो खुद भी उस लालच में फंस गया है, और इस फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ हैं, ब्रांचेस हैं, ये सब एक इनएस्केपेबल प्रिजन की तरह लगते हैं उसको, जिसने उनको कैप्चर कर लिया है उससे, और वो उस ट्रैप में अब फंस गया है। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger, and increased also his gloom and despair. Finally he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. तो यहाँ पे ऑथर बताती हैं कि वो टाइम दिसंबर के लास्ट का टाइम था, और इसीलिए बहुत डार्क होने लग जाता है, और उस पेडलर के लिए वहाँ पे जो खतरा है वो भी बढ़ने लग जाता है उस फॉरेस्ट के एनिमल्स की वजह से। और डार्कनेस होती है तो उस पेडलर की उदासी और होपलेसनेस भी बढ़ने लगती है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है, और वो बहुत ज्यादा थक गया होता है, इसलिए वो सोचता है कि अब उसकी डेथ नियर है और ये उसका लास्ट मोमेंट है। लेकिन जैसे ही उसका सर नीचे ग्राउंड को टच करता है, तो उसे एक साउंड सुनाई देती है। वो साउंड हार्ड एंड रेगुलर होती है, और वो साउंड एक हैमर की थी जो कि आयरन मिल से आ रही थी। तो जब वो उस साउंड को सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो साउंड एक आयरन मिल से आ रही थी। और फिर वो पेडलर अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करता है और फिर से चलना शुरू कर देता है, इस होप में कि वहां पर कुछ लोग भी होंगे। और फिर वो उस आवाज की तरफ जाता है, तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है चलने में, लेकिन फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर करके वहां पर जाने की कोशिश करता है। The Ramsjo Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavy loaded barges and scows led down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from the coal dust which shifted from the big charcoal crates. तो ऑथर हमें यहाँ पर बताती हैं कि जो राम्सवर्क आयरन वर्क्स हैं वो कुछ टाइम पहले एक लार्ज प्लांट था, यानी कि मिल थी, और अभी वो बंद हो चुकी है। वहां पर स्मेल्टर यानी मेटल मेल्ट करने की मशीन थी, रोलर मिल यानी मेटल्स जो शीट्स में रोल करने की मशीन थी, और फोर्ज यानी वहां मेटल हीट होता था।
फिर ऑथर कहती है कि अब गर्मियों का टाइम था, तो तब वहां पर बहुत सारी हेवीली लोडेड बोट्स आती थी जिसमें वो रॉ मटेरियल्स लाती थी मिल में, और वो बोट्स कैनाल से होके आती थी जो बहुत बड़ी लेक से जुड़ी हुई थी। और जब विंटर्स आए तब लेक जम जाती है, तो इसीलिए रोड्स का यूज होता था सारे मटेरियल को लाने के लिए। तो इसलिए रोड्स ब्लैक हो जाते थे कोल डस्ट की वजह से जो चारकोल में से गिरता था। During one of the long dark evenings, just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of woolen shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. तो यहाँ पर ऑथर बताती हैं कि उस टाइम वहाँ डार्क इवनिंग्स में उस दिन मास्टर स्मिथ यानी जो मेन वर्कर था उस मिल का, वो एक हेल्पर के साथ बैठा हुआ था फर्नेस यानी कि भट्टी के पास, और वो वेट कर रहे थे रॉ मटेरियल यानी रॉ ऑफ आयरन जिसे पिग आयरन कहते हैं उसके रेडी होने का, ताकि वो उसे एनवल पर रख सके। तो वो दोनों बारी बारी आयरन बार से पिघले हुए आयरन को चलाते हैं और फिर वापस आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत पसीना भी आता है। और उन दोनों ने एक लॉन्ग शर्ट पहनी थी और वुडन शूज पहने थे एज पर उनका फैक्ट्री की कस्टम। उस फॉर्ज से बहुत सारी साउंड्स आ रही थी एक साथ, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल की, और फिर फर्नेस में चारकोल डाल रहा था एक लड़का, उसकी भी आवाज आ रही होती है, और बाहर की वाटरफॉल की भी साउंड आ रही होती है, और विंड्स की भी, और बारिश जो रूफ पर गिर रही थी उसकी भी।